नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और तैयारी कैसे चल रही है आपकी? अच्छी, बहुत ही बढ़िया। कुछ फ़ोन वगैरह आए थे, कुछ समस्याएं हैं, पहले उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है वो क्या ले लें क्या? तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वही बंदा ले जिसकी तैयारी पूरी हो गई है और वह अपनी तैयारी को परखना चाहता है। ठीक है ना, कि भाई मैंने मानो राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी कर ली, ज्योग्राफी का आपने टेस्ट सीरीज़ लिया, उसमें आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल ही नहीं है और आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, आपके नुकसान ज़्यादा होने वाला है। उससे आपका कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा जब आप देखोगे कि आप 10 में से आप 3 या 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। प्लस नंबर 2, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, आप अपने अनुभव से देख सकते हो। मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज किसी की भी ना लें, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप एक काम करें, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ हमेशा रिव्यू को आप तैयार करो। आप रिव्यू वाले में से कितने क्वेश्चन आप कवर कर रहे हो उससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाता है। तो ज़्यादा टेंशन ना ले रहे, ऑनलाइन के चक्कर में तो आप रहें ही कम, पहली बात। दूसरी बात कि सर ट्रिक जीके से हमें पढ़ाया करो। तो राजस्थान जीके हो चाहे कोई सा भी जीके हो चाहे हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, ट्रिक नाम से कुछ होता भी नहीं है। ट्रिक वाली जो समस्या किसके आपको पता है क्या? जो आप नए तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे अब आप में से कई ऐसे भैया हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनकी तैयारी 6 या 7 या 8 महीने की है, उनको पता है कि ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ट्रिक जीके के चक्कर में जो बंदा फंस जाता है, क्योंकि नए बच्चे होते हैं तो उनको क्या है कि वो 1-2 ट्रिक ऐसे लग रहा है यार याद होने लग गया, ये मामला ठीक है, ये मामला ठीक है, लेकिन वो फिर इतनी ट्रिकें हो जाती है कि आपका आखिरी में जब साल भर के बाद कोई एग्ज़ाम देते हो तो फिर आप वहाँ पहुँचते हो कि अरे यार मैंने अपना टाइम ख़राब कर दिया ट्रिक के चक्कर में। तो जीके में कोई ट्रिक नहीं आती। कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ आपको लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपनी ओर से मानो बना सकते हो छोटी मोटी ट्रिक, एक में या आधे में, सब में नहीं। ठीक है। तो ये ट्रिक जीके के चक्कर में अगर ये नए जो मेरे भाई कोई भी वीडियो देख रहे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आप ट्रिक जीके की तरफ जा रहे हो, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो, ये मैं पहले क्लियर कह देता हूँ आपको। ट्रिक जीके ना करें। नंबर 3, सर ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें, क्या करें? तो हमेशा ध्यान रखें, कोर्स हमेशा ही ऑफलाइन होता है। आप अपने आसपास में कोई भी कोचिंग देख लें और कोचिंग में भी आप ये देखिए पढ़ाने वाले जो थोड़े अनुभवी होने चाहिए, जिनको एग्ज़ाम 5-4 एग्ज़ाम दे चुके हैं, या मानो कोई सफल व्यक्ति है 5-4 एग्ज़ाम दे रखे, उसको थोड़ा ऐसा रहता है कि भाई एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो थोड़ा आप ऐसा ऑफलाइन कोचिंग करने की कोशिश करें। ऑनलाइन मैं नहीं मानता कि कोई कोचिंग आप सुबह से 7-8 घंटे ऑनलाइन क्लासें लो और उससे आपको कुछ बेनिफिट हो, मेरे हिसाब से नहीं होता। बाकी आपकी इच्छा है। 100 में से 1 व्यक्ति ऐसा होता है जो ऑनलाइन कोर्स से फ़ायदा उठा सकता है। 99% लोगों के ऑनलाइन कोर्स से सिर्फ नुकसान होने वाला है। या आप मुझसे लिखा लो तो आप सबसे बढ़िया, आपके आसपास में कोई भी कोचिंग है तो एक बार आप ऑफलाइन का कोर्स ज़रूर कर लें। पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं वो तो ऑफलाइन से ही तैयारी करें, ऑनलाइन के चक्कर में फंसे नहीं। और अगर आप मेरी बातों का विश्वास नहीं है, आप आगे के एग्ज़ाम दे के देख लेंगे आप। ठीक है। कारण ये है कि आप नोट्स नहीं बनाते, नोट्स बनाया करो। अगर नोट्स बना रहे हैं तो चलो और भी मैं मानता हूँ ठीक है कि भाई नोट्स साथ साथ में चल रहे हैं तो अपने ठीक है, चलो ऑनलाइन वाला भी थोड़ा सेट हो जाता है। ऑनलाइन में आप क्या करते हो, जैसे मेरी क्लास भी 99% लोग क्या करते हैं, देखते हैं, उनकी थोड़ा बहुत समझ में भी आता होगा, ठीक है, हाँ हाँ सर बढ़िया क्लास है, शानदार है, वो नोट्स नहीं बनाते। उनके लिए ये मेरी जो क्लास है, जो नोट्स नहीं बना रहे, मैं साफ कहता हूँ, वो अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन के चक्कर में। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो ही ऑनलाइन की क्लास आपके लिए लाभदायक है। मैं अपनी क्लास का कहता हूँ, मैं दूसरों का नहीं कहता। अगर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स नहीं बना रहे तो ये कोई फ़ायदे वाली क्लास आपके लिए नहीं रहने वाली। एक बार का ये है, आप पढ़ते हो आपके एकदम क्लियर हो जाता है, कुछ समय के बाद आपको पता है जीके है, भूल जाएंगे। इसलिए नोट्स बना के आप रखोगे, एक बार आपने देखा अरे हाँ बिल्कुल अपने वापस क्लियर हो गया। ये 3-4 आपके कोई समस्याएं थी, उनके बारे में मैंने बता दिया। अब हम राजस्थान की जलवायु को आज आगे की तरफ ले जाते हैं। तो हमने राजस्थान की जलवायु का थोड़ा मोटा मोटा रिवीजन करें कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने सबसे पहले पढ़ा था धरातल का स्वभाव।
तो धरातल का स्वभाव जहाँ ऑप्शन में हो तो आपको उत्तर कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया था कि पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर ज़्यादा रहता है, और दैनिक तापांतर ज़्यादा रहने का कारण है धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। और मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती के जो पठार है वहाँ तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो मध्यम काली है और वो ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तापमान अधिक रहने का जो आप कारण करोगे वो भी आप करोगे धरातल का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति। फिर हमने दूसरा पढ़ा था समुद्र तल से ऊंचाई। ये क्वेश्चन एक जगह आता है, आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का कारण, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में आपको पता है ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तापमान वैसे वैसे घटता है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का कारण आप करोगे समुद्र तल से ऊंचाई। फिर हमने तीसरा जो कारण पढ़ा था वो अक्षांशीय और देशांतरीय, मैंने आपको बताया था। राजस्थान का सामान्य परिचय में भी यही टॉपिक रहता है, आपको पता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के यहाँ से निकल जाती है, डूंगरपुर के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे से। इसके नीचे की जलवायु मैंने कल ही बता दिया था उष्ण होती है, और अपने राजस्थान की होती है उपोष्ण कह दो या शीतोष्ण जलवायु। मोटी मोटी बात यह है, कर्क रेखा पर सूरज सीधा चमकता है तो बांसवाड़ा में 21 जून को सीधा चमकेगा, तिरछा आपके गंगानगर में चमकेगा। ठीक है, मोटा मोटा ये आपके रिवीजन। और मैंने ये बता दिया था अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के उष्ण कटिबंध में स्थित जो जिले हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले आते हैं। शुष्क जिलों की अगर हम बात करते हैं तो शुष्क जिले आपके पश्चिमी राजस्थान के आएंगे, जैसलमेर बाड़मेर। और शुष्क कृषि अगर आपसे पूछ ले तो जैसलमेर बाड़मेर। आपसे पूछे शुष्क कृषि राजस्थान की किस दिशा की ओर की जाती है तो भी आप कहोगे पश्चिमी राजस्थान। यहाँ तक क्लियर हो गया था। फिर हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा था, मैंने ग्रीष्म ऋतु पढ़ा दी थी। देखिए रिवीजन जरूरी है, ठीक है ना। कल का जो पढ़ा है उसको अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर आगे वाला समझ में नहीं आता। तो कल हमने ग्रीष्म ऋतु एक पढ़ी थी, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु में मैंने पहला आपको बताया था आर्द्रता, और मैंने आपको सीधा कहा था कि आर्द्रता का संबंध आप किससे लोगे, वर्षा से। कि जहाँ वर्षा ज़्यादा वहाँ आर्द्रता ज़्यादा, जहाँ वर्षा कम वहाँ आर्द्रता कम। ठीक है, और आर्द्रता सर्वाधिक किन महीनों में रहेगी, तो जिन महीनों में वर्षा ज़्यादा रहेगी वहाँ आर्द्रता ज़्यादा रहेगी। जिन महीनों में तापमान तेज रहेगा वर्षा कम रहेगी वहाँ पे आर्द्रता कम रहेगी। तो राजस्थान में अगर मैं बात करता हूँ महीनों में, तो आपको पता है जुलाई और अगस्त सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आगे यही टॉपिक आने वाला है, आज हम वर्षा पढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे आगे जुलाई और अगस्त। तो इन महीनों में आर्द्रता सबसे ज़्यादा रहती है राजस्थान में। और मई और जून नहीं, अप्रैल और मई इन महीनों में आपकी आर्द्रता सबसे कम रहती है। जिलों की बात करें तो सर्वाधिक आर्द्रता जहां सबसे ज़्यादा वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ में, न्यूनतम आर्द्रता जैसलमेर के अंदर, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान समगांव, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला हो गया माउंट आबू। ठीक है, आर्द्रता मैंने आपको करवा दी थी। आर्द्रता के बाद हम अगला टॉपिक लिया था हमने वाष्पोत्सर्जन। तो मैं हमेशा कहता हूँ वाष्पोत्सर्जन आप 1 से याद करें कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की दर कम रहेगी। क्या रहेगी? कम। तो हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, पश्चिमी राजस्थान में 1 बिल्कुल नहीं है, दक्षिणी राजस्थान में 1 सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की सबसे ज़्यादा जो दर देखने को मिलेगी वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगी। जिला कहे तो जैसलमेर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये आता है, बार बार आता है। हो सकता है अगले एग्जाम आप रीट में देने जाओ तो ये आप देख लो कि राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर किस जिले में है, आप कहोगे जैसलमेर। और न्यूनतम दर यहाँ आपको बांसवाड़ा करना। ठीक है भाई। फिर तापांतर वाला पढ़ा था, तो तापांतर भी आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापांतर रहता है। क्लियर भाई। अब हम पढ़ रहे थे वर्षा ऋतु, तो आज वर्षा ऋतु को आगे बढ़ाते हैं हम। वर्षा ऋतु आपको तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने रहते हैं हमारे यहाँ पे बारिश के। महीने नहीं पूछे जाते, आप याद करो तो ठीक है, थोड़ा दिमाग में रहे, है ना, कि गुरु 3 महीने 2 महीने करें, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। देखिए वर्षा ऋतु में आपके ध्यान रखने वाली बात जो है, मैंने कल ही बताया था पिछली क्लास में, उत्तर दक्षिण ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी।
दिशा बोलो, हाँ अरब सागर की ये दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी वाली हो गई दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी। तो एग्जाम में पूछ ले कि अरब सागर से जो आने वाली हवाएं हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप करोगे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, और बंगाल की खाड़ी से वो जो आती है वो है दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही जो निकलते हैं, ये मानसून की जो दो शाखाएं, ये हिंद महासागर से आती है, और हिंद महासागर से आने वाली जो शाखाएं हैं उनको हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा इनसे होगी, और इन दो की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा इनसे होगी। ये पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, आज हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अरब सागर। अरब सागर से जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं उनको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में अगर मैं बात करता हूं तो ये अरावली का विस्तार इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये इधर से ये हवाएं चली, क्लियर है। ये सबसे पहले आपके यहाँ पे प्रवेश करती है बांसवाड़ा। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान में कहाँ सबसे ज़्यादा पहले प्रवेश करेगी, तो आप कहोगे बांसवाड़ा में ये सबसे पहले प्रवेश करती है, ठीक है। फिर बांसवाड़ा, यहाँ आपके बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर, और उदयपुर के ऊपर सिरोही, बस यहाँ पर ये बारिश करती है, क्लियर है। 4 जिलों में ये बारिश करती है, और सिरोही में ये सबसे ज़्यादा ठहराव। अगर आपको पूछ ले कि अरब सागर से आने वाली मानसूनी जो हवाएं हैं उसका ठहराव सर्वाधिक किस जिले में है, तो 4 ही तो जिले हैं जिसमें ये बारिश करती है। प्रवेश बांसवाड़ा से करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ठहराव जो है वो सिरोही में करेगी, क्योंकि ये ऊंचा भाग है, तो यहाँ पे ये थोड़ी ज़्यादा समय तक ये मानसून की जो शाखा है अरब सागर वाली ये रुकेगी। यहाँ तक हो गया। 10% बारिश करती है पूरी वर्षा की, तो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इसकी कहानी नहीं है। अब देखिए, अरब सागर से जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, और अरावली का जो विस्तार है, अरावली का विस्तार आपको पता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सही है ना। ये देखो दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रही है, उत्तर पूर्व के। अब ये अरब सागर की जैसे ही ये शाखा पानी वाली यहाँ पे पहुंची, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ प्रवेश किया, यहाँ पे इसने बारिश कर दी, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही ये इधर आएगी आपके, क्लियर है ना, जैसे यहाँ आती है तो उस समय आपको पता है तापमान यहाँ 50 डिग्री के आसपास रहता है, वन वगैरह है नहीं, तो नीचे से क्या है, गर्म हवाएं जो है वो मानसूनी हवाओं से टकराएगी, और मानसूनी हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये अरब सागर वाली यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं करेगी। ये यहाँ से जैसे यहाँ पहुँची, गर्म हुई, ऊपर आ गई, ऊपर से आपके चली गई पंजाब हरियाणा की तरफ, इसने जाके बारिश कर दी। अब सुनिए, 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 आप यहाँ देखें, आपसे कहते हैं कि राजस्थान में बहुधा अकाल पड़ने का मुख्य कारण। दोनों प्रश्नों को कान खोल के सुनेंगे आप। राजस्थान में बहुधा अकाल पड़ने का मुख्य कारण, तो आप कहोगे अनियमित, अनिश्चित व अपर्याप्त वर्षा। अनियमित, अनिश्चित, मैं बोल रहा हूं छोटे लिख रहा हूं, देख लेना, वह अपर्याप्त वर्षा, वह अपर्याप्त वर्षा, क्लियर है। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का आधारभूत कारण, क्योंकि देखो एग्जाम की जो भाषा है ना, मैं वही लिख रहा हूं, वहां आधारभूत लिखा आता है, यहां बहुधा लिखा आता है, कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, तो आप कहोगे अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार। 2% क्लियर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आएगा यहां कि अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करती। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करती, इसका मुख्य कारण सुन लिया होगा आपने कि अरब सागर से, ये 2 अलग हो गए। राजस्थान में अकाल पड़ने का, बहुधा अकाल पड़ने का कारण है, तो आप कहोगे अनियमित, अनिश्चित और अपर्याप्त वर्षा। आपसे पूछे पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने का आधारभूत कारण, आप कहोगे अरावली का विस्तार। आपसे पूछे कि अरब सागर से आने वाली मानसूनी जो हवाएं हैं वो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करती, इसका मुख्य कारण है, तो आप कहोगे अरावली का दिक् विस्तार, अरावली का दिक् विस्तार। दिक् विस्तार जो अभी मैंने आपको बताया है, अरावली अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। तो ये जो दिक् का मतलब दिशा के समान हो गया, तो अरावली का दिक् विस्तार अर्थात अरावली का
अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर विस्तार होने के कारण इस पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। अब मैं एक पॉइंट आपको यहीं बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपके एग्जाम में आ जाए ये आपके बंगाल की खाड़ी, कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करती, नहीं के बराबर है, थोड़ी बहुत वर्षा करती है या वर्षा नहीं करती, थोड़ी वर्षा करती है। उसका मुख्य कारण, अगर यहां पे कारण पूछ ले तो आपको करना है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर हो गया ना, ये दोनों ही आपको मिलेंगे वहां पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरावली का दिक विस्तार का अर्थ लेना है, दिक का मतलब दिशा के अर्थ में लेना है कि अरब सागर के समानांतर है, ये अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं होती। अब आपसे कहे कि बंगाल की खाड़ी क्यों नहीं करती, तो बंगाल की खाड़ी नहीं करने का मुख्य कारण होगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। कौन बन जाता है, पश्चिमी राजस्थान। वृष्टि छाया का मतलब जानते हो ना, छाया पड़ जाती है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी वाली यहां आ गई, यहां आके टकरा गई, ठीक है, आगे गई नहीं क्योंकि ये आपके वृष्टि छाया प्रदेश है। ये अरावली का ये क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण आपके पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, अगर ये पूछेंगे तो भी दोनों मिलेंगे और अगर ये पूछे तो भी दोनों मिलेंगे, तो आप दोनों को एक साथ लिख लोगे कि अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती, इसका मुख्य कारण तो आप कहोगे अरावली का दिक विस्तार। आपसे पूछ ले बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती, इसका मुख्य कारण है तो आप कहोगे अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अरावली का क्या कहोगे, वृष्टि छाया प्रदेश। तो अरब सागर वाला हमने क्लियर कर लिया है। ध्यान रखें, अरब सागर से कुल वर्षा का 10%, बांसवाड़ा में प्रवेश, ठहराव कहाँ करोगे, सिरोही। अब ले लो बंगाल की खाड़ी। अब कौन सी ले लेंगे अपन, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की अगर मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनको दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं कहते हैं। आपके पता है ये आपके इधर वाला झालावाड़, सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया ही आपको पता है राजस्थान में कौन सा है, आपके झालावाड़ है। तो ये बंगाल की खाड़ी वाली आई, प्रवेश किया झालावाड़ में, ठीक है, तो प्रवेश कहाँ, झालावाड़। सर्वाधिक ठहराव ये भी झालावाड़, सबसे ज़्यादा ये ठहरती भी झालावाड़ में। झालावाड़ में जी भर के बारिश करती है आड़ोती के पठार में, फिर यहाँ से ये इधर पूरा बारिश करते 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 यहाँ तक आ जाती है, फिर ये छाया प्रदेश बन गया। थोड़े बहुत जो दर्रे हैं उससे निकल के हमारे नागौर नुगौर पालीशाली में थोड़ी बहुत बारिश आपके हो जाती है, थोड़ा आगे भी चले जाते हैं बंगाल की खाड़ी वाली। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आपकी परीक्षा में देखो क्वेश्चन, इधर वाला ठहराव और इधर वाला प्रवेश, इधर वाला ठहराव और इधर वाला प्रवेश। यहाँ तो बंगाल की खाड़ी का प्रवेश भी झालावाड़ से, ठहराव भी झालावाड़ में, इसका दोनों का अलग हो गया, इसका प्रवेश बांसवाड़ा, ठहराव सिरोही। अब ध्यान रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव किस जिले में है, क्लियर है कि राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव किस जिले में है। आप सोचते हो कि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसका मतलब मानसून सबसे ज़्यादा झालावाड़ में ठहरता है, ऐसा नहीं है। बंगाल की खाड़ी जो है वो ठहरती है झालावाड़ में, अरब सागर ठहरता है सिरोही में। लेकिन अब इधर जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो यहाँ बारिश करेगी, तो क्या बांसवाड़े में बारिश नहीं करेगी क्या। तो बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो अरब सागर से भी बारिश प्राप्त करता है और बंगाल की खाड़ी से भी प्राप्त करता है। तो एवरेज अगर देखें तो इसका उत्तर आपको करना है बांसवाड़ा। राजस्थान में बिना किसी शर्त के पूछ ले कि राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव किस जिले में है, तो राजस्थान का में मानसून का सर्वाधिक ठहराव आप क्या करोगे, बिल्कुल बांसवाड़ा के अंदर। चारों क्वेश्चन को आप नोट कर लोगे। फिर कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहें, मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं टेलीग्राम वगैरह पे नहीं डालता नोट्स अपने, व्हाट्सएप पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नो डाउट मेरे पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी तो क्या करेंगे, 2 मिनट वीडियो देखे गायब, तो उनके लिए मेरे नोट्स भी नहीं है। आप जो वीडियो देखते हैं और अगर आपके पास अभी मेरे नोट्स नहीं पहुंचे तो मेरे नंबर दिए हुए हैं आपको, नो डाउट आपको पता है एकमात्र ऐसा टीचर हूं जो नंबर देता हूं, क्योंकि बच्चों का मेन टारगेट ये है कि अपनी तरफ से हो सके उतना भला कर दें।
ठीक है, कोई नहीं देता, मैं पूरा टाइम देता हूँ। बच्चे जब भी मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी प्रकार की चर्चा करते हैं, तो मैं उनको पूरा टाइम देता हूँ। तो आप भी अगर नोट्स प्राप्त करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप टेलीग्राम से, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया भाई इतना। अब देखिए, अब हम राजस्थान की बात करें तो आप खुद बताओ मुझे, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो आप कहोगे जुलाई अगस्त, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। फिर आप कहोगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, न्यूनतम जैसलमेर, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, न्यूनतम वर्षा वाला समगांव। ये पुराने प्रश्न हो गए, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, सॉरी, कोई जरूरी को नहीं। अब देखो देखो, जब हमने पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा था भाई, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरी, प्लेलिस्ट आप मेरे से ले सकते हो, या वहाँ आप चैनल पे जा सकते हो। तो उसमें ऑल ओवर क्रम वाइज मैंने सारे जीके के पॉइंट रख रखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके, हमने जब पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा था राजस्थान में, पहला जो भौतिक भूभाग था पश्चिमी मरुस्थल पढ़ा था, तो उस पश्चिमी मरुस्थल में मैंने बताया था कि एक शुष्क मरुस्थलीय मैदान है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान है, और इन दोनों का जो निर्धारण किया गया है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये ले लो यहाँ से, ये शुष्क मरुस्थलीय मैदान, ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान, और इन दोनों को अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि बारिश वाले आंकड़े पढ़ रहे हैं। अब देखिए दूसरा, बीचों बीच अरावली वाला जो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को क्या करेगी? दो भागों में बांटेगी। फिर मैंने कहा था कि ये आपके रही रेड क्लिफ रेखा, ये जो रिवीजन है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो है, बाकी तो मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मैंने ये पढ़ा दिया पहले। तो ये रेड क्लिफ रेखा के समानांतर चलती है, वो होती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली 50, ठीक है। और अब देखिए दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत, मैं औसत में हमेशा आपको कहता हूँ निश्चित आंकड़ा याद नहीं करना है, 55 से 60 सेंटीमीटर। कितना है? 55 से 60 सेंटीमीटर। वैसे 57.3 सेंटीमीटर है, मैं तो कहता हूँ ये याद ही मत करो। आपको करेक्ट आंकड़ा नहीं पूछते, 55 से 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा का वार्षिक औसत है। वैसे 57.3 गाइड वाइड में आप पढ़ते हो तो पढ़ लेना, बाकी मेरे हिसाब से आप 55 से 60 याद करो। देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत है 40, 45, 50, और एक ऑप्शन आ गया था आपके मानो 32। तो नो डाउट उस समय आपको उत्तर क्या मानना है? 50। उस समय उत्तर क्या मानना है? 50। आप देखते रहोगे गुरुजी उसमें तो 55 दिया ही नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 50 के आगे 55 दे दे, क्या दे दे? 55, तो आपको उत्तर क्या करना है? 55। ये याद कर लेना, 50 और 55 दोनों दे दे तो उत्तर आपको क्या करना है? 55। हो गया क्लियर? चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक पहले मैं बता देता हूँ। वार्षिक वितरण जो है वो 10 से 120 सेंटीमीटर। राजस्थान में साल में वर्षा का वार्षिक वितरण 10 से 120 सेंटीमीटर। ये लो हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं, आप तो ये याद रखना औसत, ठीक है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थलीय मैदान को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान से अलग करती है, और 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो आपके किसके समानांतर चल रही है? रेड क्लिफ रेखा के समानांतर चल रही है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए एक बार क्वेश्चन आ गया था, ये मान लो ये अरावली, कि अरावली से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा में जो वार्षिक वर्षा का वितरण वर्षा का औसत देखने को मिलेगा वह है। तो अरावली से आप पश्चिम की तरफ चलोगे तो अरावली तो 50 है ना, तो इसका नज़दीकतम आंकड़ा आपको 45 मानना है। वहाँ पे क्या मानना है? 45। अरावली से आप उस तरफ चले जाते हो तो वहाँ से जो वो वर्षा रेखा शुरू होती है वो कितनी करोगे आप? 45। ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आप कहोगे गुरुजी आपने बताया नहीं, ये क्वेश्चन कैसे हो गया? तो अरावली को ये मान के चलिए 50 है, तो 50 से थोड़ा इधर जाओगे तो आपको आंकड़ा कम करना है। 50 नहीं करके वहाँ उत्तर क्या माना गया था? 45। तो 45, 40, 35 ऐसे कुछ ऑप्शन देना, तो आपके 50 के जो नज़दीकतम आंकड़ा हो उसको आप सही करोगे। तो उस समय 45 था, हो सके 40, 30, 20 दे दे तो आपको 40 करना है।
अरावली से उस तरफ जाओगे तो वर्षा घटेगी। तो वहाँ से कहते हैं कि भाई आगे आप शुरुआत करो, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? 45 सेंटीमीटर से शुरुआत करेंगे। तो ये है आपके राजस्थान की वर्षा ऋतु। एक ग्रीष्म ऋतु में मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मैंने आपको नहीं बताया था नंबर 8, आंधियाँ। आंधियाँ, वो बबूलिया तो बता दिया था, लू बता दी थी, आंधियाँ रह गई थी। गर्मी में आंधियाँ चलती है हमारे पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो आंधियाँ चलती है राजस्थान में वो गंगानगर और फिर बीकानेर। 27 दिन एवरेज मानते हैं, वो दिनों में मत जाओ आप, 27-28 ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। और अगर आपसे पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम आंधियाँ आपके झालावाड़ में चलेगी। न्यूनतम आंधियाँ कहाँ चलेगी? आपके झालावाड़ में। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और देखें, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में वर्षा का सर्वाधिक विचलन किस जिले में देखने को मिलता है? सर्वाधिक विचलन किस जिले में देख लेता है? विचलन का मतलब विचलित होना, मतलब सही तरीके से नहीं चलना, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो राजस्थान में वर्षा का सर्वाधिक विचलन जो देखने को मिलता है वो जैसलमेर। और अगर मैं कहूँ न्यूनतम, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे आप विचलन बिल्कुल नहीं देख सकते, आप कहोगे झालावाड़। आप क्या कहोगे? झालावाड़। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि राजस्थान में वर्षा का सर्वाधिक विचलन किस जिले में देखने को मिलता है। तो बच्चों के ये शब्द समझ में नहीं आता, आपके तो मैंने करवा दिया है। सर्वाधिक विचलन होगा आपके, क्लियर हो गया, कहाँ? जैसलमेर। मैं कहूँ किस दिशा में, वही बात है, गाइड वाइड में नहीं मिलता आपको कि जैसलमेर तो आपने रट लिया। आपसे पूछे कि राजस्थान में वर्षा का सर्वाधिक विचलन किस दिशा में देखने को मिलता है, आप कहोगे पश्चिमी राजस्थान में। आपसे पूछे किस दिशा में देखने को मिलता, नहीं देखने को मिलता या कम देखने को मिलता, आप कहोगे दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि ये हाड़ौती झालावाड़ यहाँ है। अब इसमें 2 दिशा दे दे तो उत्तर आप साथ में ले सकते हो, लेकिन एक ही देते हैं ज़्यादातर, पश्चिमी राजस्थान। क्लियर है? तो ये वर्षा ऋतु आपकी हो गई है भाई समाप्त। अब ले लो भाई सर्दी वाली, शीत ऋतु। आखिरी जो ऋतु है वो पढ़ लेते हैं। शीत ऋतु से मेरे हिसाब से क्वेश्चन एक पक्का आता है। देखिए, कहते हैं कि जीके को कम से कम 5 बार पढ़ने से तैयार होता है। कम से कम 5 से 10 बार पढ़ोगे तो जीके आपका क्लियर होगा। और अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासें अभी तक देखी है तो आप देखोगे कि मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो मैंने डबल करवा दिया आपके। कैसे? शीत ऋतु की अगर मैं बात करता हूँ, शीत ऋतु की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है मावट। चले जाओ पश्चिमी मरुस्थल जो मैंने पढ़ाया था उसमें विशेषता मैंने ये नहीं लिखाई है, तो आपको देख लो, वहीं करवा दी थी। मुझे पता है इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन बताओ, मावट है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा होती कहाँ है? मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान में जो होने वाली वर्षा है उसको मावट कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो एग्जाम में क्या उठता है कि मावट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप कहोगे पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ अगर आपके एग्जाम में नहीं आया है तो आप कहोगे भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से हो गया क्लियर? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभ से इसकी उत्पत्ति होती है। मैं बच्चों को कहता था कि भाई इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा डीपली पढ़ें। अब एग्जाम में आया था कि देखिए मावट कौन सी हवाएं हैं, अब बच्चों के कंफ्यूज हो गया। तो आपको देखते ही आप सीधा बता रहे हो कि ये पश्चिमी राजस्थान में बारिश करती है, तो मावट कौन सी हवाएं हो गई? आप कहोगे उत्तरी पश्चिमी हवाएं। मावट कौन सी हवाएं हो गई? उत्तरी पश्चिमी हवाएं। अब आपको अगर पूछ लेंगे मावट राजस्थान में प्रवेश किधर से करेगी, तो ये हवाएं हैं उधर से ही तो प्रवेश करेगी, अलग थोड़ी आ जाएगी। तो राजस्थान में प्रवेश भी इनका क्या होगा? उत्तर पश्चिम। बस इतना ये मोस्ट है। ये रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। कौन सी फसल? रबी। जो सर्दियों में बोते हैं वो होती है रबी की फसल। तो ये रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। रबी में सबसे ज़्यादा बोया जाता है गेहूँ, तो गेहूँ की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। अभी सेकंड ग्रेड के पिछले एग्जाम में पूछा गया था हानिकारक किसके लिए होती है, तो देखिए फसलों में हानिकारक होगी ये कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। कपास में क्या है कि हालांकि कपास कटकटाने की स्थिति में होता है उस समय, लेकिन अगर समय से पहले मावट हो जाती है तो वो जो रुई है उस पर पानी गिर जाता है तो वो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो हानिकारक पूछे तो कपास
लाभदायक पूछे तो गेहूं। अब इसको राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गई शीत ऋतु। सबसे ठंडा महीना मैंने पहले ही बता दिया था जनवरी, और सबसे गर्म महीना आपको पता होगा जून। फिर आगे क्या है देखिए, आपके राजस्थान भारत के जितने भी मैदानी ज़िले हैं, उन मैदानी ज़िलों में सबसे ठंडा जो ज़िला है वो अपना राजस्थान का चूरू है भाई। मैदानी की बात कर रहा हूँ, पहाड़ पे तो बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन भारत के जितने भी मैदानी ज़िले हैं, उन मैदानी ज़िलों में भारत का सबसे ठंडा ज़िला है चूरू। चूरू के बारे में मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया होगा कि आपके साइबेरिया से जो हवाएं चलती है वहाँ एक थोड़ा सा गैप हो गया। उस गैप से क्या है कि ये हवाएं जो है वो आपके चूरू को थोड़ा थोड़ा टच करती, क्या है उसका मुख्य जो केंद्र है वो चूरू ही बन जाता है उस समय, तो ये बिल्कुल जम जाता है सर्दियों के अंदर। तो ध्यान रखें, चूरू राजस्थान का नहीं, भारत का भी मैदानी जिलों में सबसे ठंडा जिला है चूरू, और इसी के कारण यहाँ पर पड़ता है पाला पड़ना। आपसे पूछ सकते हैं पाला पड़ना क्या होता है। अत्यधिक सर्दी के कारण, बहुत ही ज़्यादा सर्दी के कारण फसलों का खराब हो जाना पाला पड़ना कहलाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो पत्तियां गल जाती है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण फसलें जब खराब हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पाला पड़ना। देखिए ये किसी के लिए लाभकारी है तो किसी के लिए हानिकारक भी होती है, तो लगभग सभी फसलों के लिए हानिकारक है, लेकिन एक फसल जो है उसके लिए लाभकारी है, वो है चना। चने के लिए पाला पड़ना लाभदायी होता है, चना की फसल के लिए ये लाभकारी होता है, चना ज़्यादा बढ़ता है इसके अंदर, पाला पड़ने से उसको फायदा होता है। पाला सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है बताओ, चूरू में। तो बताओ चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, क्लियर हुआ। चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके चूरू में होता है, और चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने का मुख्य कारण क्या है, पाला पड़ना। पाला पड़ने से क्या होता है, चने की फसल जो है वो गलती नहीं है, और चूरू में सबसे ज़्यादा पाला पड़ता है, ये लाभकारी होता है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पाला पड़ना क्या है, तो अधिक ठंड के कारण फसलों का खराब हो जाना। किसी के लिए लाभकारी है क्या, सब चने के लिए है। पाला सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है, तो चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चूरू में। चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपके चूरू में। चलिए ये हो गई आपके शीत ऋतु समाप्त। महीने वगैरह मैंने पहले लिख दिए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आज अगला जो टॉपिक है वो देखें। अब है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेश। देखिए बहुत ही शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, कचरा बिल्कुल नहीं। आप गाइडों में पढ़ते हो ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो आप, बड़ा अचंभा होता है। ये गाइडों वाले भी बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे भ्रमित कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखिए भारतीय मौसम, पहले तो आपको देखिए, आप भौतिक भूभाग में जाओ सबसे पहले राजस्थान के। तो जब मैं राजस्थान के भौतिक भूभाग पढ़ाता हूँ उस समय मैं ये चीज़ लिखा देता हूँ कि राजस्थान में भौतिक भूभाग कितने, 4। फिर मैं कहता हूँ जलवायु प्रदेश, तो आप कहते हो 5। फिर मैं कहता हूँ कृषि खंड कितने हैं बोलो, तो आप कृषि खंड कहते हो कि सर 10 है। फिर कहता हूँ वन खंड कितने, तो वन खंड कितने होते हैं, 12। ये यहाँ भी मैंने करवा दिया था, यहाँ आज करवा रहा हूँ। यहाँ जब हम पढ़ेंगे करेंगे, ये जब पढ़ेंगे तो मतलब इसको हम 4 बार लिखेंगे एक ही जगह। एक जगह लिखने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यहाँ आ जाती है भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वन खंड कितने हैं, कृषि खंड कितने हैं, तो 10-12 में अभी एक बार जैसे आपको कोई पढ़ा रहे हैं तो आपको याद हो जाता है। 2 या 3 महीने का गैप हो जाए और फिर रिवीजन नहीं होना अच्छी तरह से, तो फिर 10 है या 12, 10 है या 12, इसलिए इसको 4 बार रिवीजन अभी कर देना। वन अपने यहाँ पे ज़्यादा है तो वन खंड ज़्यादा मान लो, वन ज़्यादा है तो क्या मान ले, वन खंड ज़्यादा। ठीक है, कृषि खंड कितने हैं, 10। जलवायु प्रदेश है 5, और भौतिक भूभाग कितने हैं आपके, 4। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन उड़ जाता है तो आप थोड़ा देख लेना भाई, फिर आप कहोगे सर ने बताया नहीं, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। चलो आगे चलते हैं। अब भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, भारतीय, अब ये अलग अलग विभाजन होगा इसका, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान को तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर, भारतीय मौसम
विभाग के द्वारा राजस्थान को तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भाग करने हैं भाई? 5 भाग। क्लियर है ना? अब कहेंगे भारतीय मौसम विभाग ने किसको आधार नहीं माना? वनस्पति को नहीं माना, दिखती बात है। कोपेनहेगन वाला भी बार बार आता है। कोपेनहेगन ने किसको नहीं माना? वनस्पति को नहीं माना। कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण है वो 4 है। कोपेनहेगन ने या थानवेट ने, है ना, इन दोनों ने 4 किए हैं। वापिस सुन लेना, उन दोनों के, कोपेनहेगन और थानवेट जो है उनके कितने हैं? 4 ही हैं। उनके कितने हैं? 4। अपने भारतीय मौसम विभाग ने कितने माने हैं? 5। उन्होंने वनस्पति को नहीं माना, हमने भी वनस्पति को नहीं माना। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि थानवेट का या थानवेट ने कितने भागों में बांटा है? 4। कितने? 4। और कोपेनहेगन ने भी कितने में बांटा? 4। दोनों का सेम हो गया। कल पढ़ेंगे हम उसके बारे में आगे विस्तार से, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, तो थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा उसको। फिर दूसरा क्वेश्चन, किसको आधार नहीं माना? कोपेनहेगन ने तो वनस्पति को नहीं माना, हमने भी किसको नहीं माना? वनस्पति को नहीं माना। तो ये करके ये कर दो, इसको आधार नहीं माना गया है। अब भारतीय मौसम विभाग ने 5 भागों में बांटा है। देखिए पहला नाम देखो, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है। नंबर 2 अर्ध शुष्क। नंबर 3 उपाद्र। नंबर 4 आर्द्र। और नंबर 5 अति आर्द्र। क्या माना है? अति आर्द्र। अब आपने जो राजस्थान के भौतिक भूभाग पढ़े थे भाई, देखिए हर चीज बहुत ही इजी है। आपको ऐसा लगता है कि हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है भाई। कैसे? कि भौतिक भूभाग में हमने सबसे पहले पढ़ा था मरुस्थल, तो मैंने मरुस्थल की जलवायु बताई थी शुष्क। क्लियर है? फिर मैंने पढ़ाया था आपको अरावली की बताई थी उपाद्र। फिर हमने पढ़ा था मैदान की बताई थी आर्द्र। और फिर हमने पढ़ा था पठार, और पठार की मैंने बताई थी अति आर्द्र। चीज समझ में आई? इसने 5 में बांटा है, हमने 4 भौतिक भूभागों को पहले पढ़ लिया था। अब देखिए ये 3 तो सेम है, मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं उपाद्र का मतलब मैं अरावली लिख देता हूं। ठीक है भाई। आर्द्र का मतलब मैं क्या लिख देता हूं? मैदान लिख देता हूं। और अति आर्द्र का मतलब मैं क्या लिख देता हूं? पठार लिख देता हूं। अब देखिए शुष्क और अर्ध शुष्क आपने बांटा था क्या? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क मरुस्थलीय मैदान को अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान से अलग करती है। मतलब जलवायु में इसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो शुष्क कर दी और एक अर्ध शुष्क कर दी। ज्योग्राफी में जो पढ़ा है वही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है। ज्योग्राफी का मतलब भौतिक भूभागों में जो पढ़ा है वही जलवायु है, सेम टू सेम। वहीं पे भी तो हमने 2 भागों में बांट दिया था इसको। तो ये 5 भाग हो गए आपके राजस्थान की जलवायु के। मतलब ये कह सकते हैं कि शुष्क और अर्ध शुष्क है वो है मरुस्थल, उपाद्र है वो अरावली, आर्द्र है वो मैदान है, और अति आर्द्र है वो पठार है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आप एग्जाम में पढ़ते हो यहाँ से आप क्या करते हो कि शुष्क मरुस्थलीय मैदान जो है उसकी विशेषता है सर्दियों में तापमान इतना है, गर्मियों में तापमान इतना है, वर्षा का वार्षिक औसत इतना है। पढ़ते हो ना आप? ठीक है। वो मैंने नोट्स में वार्षिक वर्षा लिखी है, आप याद करो तो आपकी मर्जी। जो नोट्स पहुंच चुके हैं बच्चों के पास, यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें याद करने की। हमें याद क्या करना है? सिर्फ शुष्क मरुस्थलीय मैदान जो है उसकी कुछ विशेषताएं। नंबर 1 यहाँ की मिट्टी, नंबर 2 यहाँ की वनस्पति, और नंबर 3 यहाँ का प्रतिनिधि जिला। ये 3-4 चीज़ें पढ़नी है। देखिए शुष्क मरुस्थलीय मैदान और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान आपको कंफ्यूज करने के लिए कई गाइड वाले क्या करते हैं? एंटीसोल, एरिडोसोल। जबकि मैं बता चुका हूँ एरिडोसोल नो डाउट आपके उत्तरी राजस्थान के जिलों में पाई जाएगी, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले इस एरिया में। तो कई गाइड वाले इधर उधर कर लेते हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। बस मोटी मोटी बात है, अपने दिमाग में इसको सेट कर लो। तो मिट्टी यहाँ पे ध्यान रखना, कई जगह एरिडोसोल है, कई जगह एंटीसोल है। ठीक है, तो एरिडोसोल कर दो, एंटीसोल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों की ही मैं बता देता हूँ। दोनों में ही आपको ध्यान रखना है, एक तो है एंटीसोल और एक है एरिडोसोल।
अब कई जो पहली बार क्लास ले रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, इनकी मैंने व्याख्या शुरू में कर दी है, भौतिक भूभागों में कर दी, इससे पहले भी कर दी, जिले भी लिखा दिए। इसलिए मैं दोनों को साथ में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि गुरुजी कई जगह ऐसा लिखा है शुष्क में एंटी है और अर्ध शुष्क में एरिडोसोलर, कई जगह ऐसा लिखा आता है शुष्क में एरिडोसोलर इसमें है, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सेम सी मिट्टी है, दोनों को आप मान के चलो। ठीक है। वनस्पति आपने पश्चिमी मरुस्थल में पढ़ा होगा, मरुद्भिद, जीरोफाइट। मरुद्भिद का मतलब क्या होता है? जीरोफाइट किस्म की जो वनस्पति है वो यहाँ पे पाई जाती है। कैक्टस के जो पौधे, नागफनी कहते हैं ना कैक्टस वाले। और प्रतिनिधि जिला बेचारा ये हमेशा ही पता नहीं कितने क्वेश्चन बनाता है हमारा जैसलमेर। अब दूसरा ले लो आप, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान। इसका ये पॉइंट मोस्ट है, यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? स्टेपी तुल्य। प्रतिनिधि जिला अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ये लो भलाई काट देना, इतना नहीं होता, सब कर देंगे। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य, अर्थात मुलायम घास। अब इसकी व्याख्या मत याद करना, मुलायम घास है क्या है क्या नहीं, आपको ये याद रखना है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान की वनस्पति कैसी है, तो आपको करना है स्टेपी। कौन सी करना है भाई? स्टेपी। क्लियर है? अब आपको ध्यान रखना है ये मुलायम घास कौन कौन सी है, तो पश्चिमी राजस्थान में देखो सेवण, धामण, कुराल, अंजन, बूर, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घासें हैं। नो डाउट आपको पता है सेवण जो है वो लाठी सीरीज क्षेत्र जो जैसलमेर में है वहाँ पाई जाती है। लाठी सीरीज क्षेत्र जो है क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है जिसपे क्या पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। लेकिन हम वहाँ पे क्या है, भौतिक भूभागों में तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली घास है। लेकिन आपको ये याद रखना है स्टेपी तुल्य जो वनस्पति है वो अर्ध शुष्क में रहेगी, और ये है सेवण, धामण, कुराल, अंजन, बूर। ये क्या है? ये है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास। अब एक बार एग्जाम में ये आ गया था भाई, बूर है, बस इतना ही दिया था, बूर है, तो बूर मैंने यहाँ लिखा है, देख लो। बूर क्या है? एक घास है जिसको लेमन घास भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या है? लेमन। इसके पत्तों को हाथ में लेके रगड़ के जब थोड़ी खुशबू ली जाती है तो अभी जो सबसे महंगा चल रहा है वैसी खुशबू आती है। और महंगा क्या चल रहा है भाई? नींबू। ठीक है भाई। उपाद्र, उपाद्र में आपके क्या आ जाती है? अरावली आ जाती है। कंकरीली वगरेली जो मिट्टी है वो देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक प्रतिनिधि जिला याद रहे तो कर लेना, नहीं याद रहे तो कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठने वाला, सिर्फ इसके अलावा। और बता देता हूँ, कभी नहीं पूछा गया। आर्द्र, आर्द्र जो है वो है मैदानी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र के ज़िले हैं तो आपके ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये इधर वाले ज़िले आ जाते हैं। हालांकि और भी आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके सवाई माधोपुर का आप नाम याद रखना एक ही। क्यों? क्योंकि आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो आपके वनस्पति पाई जाती है वो है धोकड़ा, और ये धोकड़ा के वन कर लो आप। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं धोकड़ा के वन। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो धोकड़ा के वन पाए जाते हैं भाई। और ये आपके किस में पाए जाते हैं? आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला क्षेत्र अगर पूछ लेना तो यहाँ जाना, ठीक है ना। हाँ, आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये यहाँ मत चले जाना अरावली के ऊपर, मैंने समझाने के लिए कहा था, बाकी ध्यान रखें। वनों वाला में धोकड़ा के सबसे ज़्यादा वन जो है ना वो आपके इस मरुस्थलीय मैदानी भाग में पाए जाते हैं। अति आर्द्र, पता चली गया। पठार, मिट्टी की बात करें वर्टिसोल, बार बार मैं लिखा रहा हूँ, मध्यम काली मिट्टी, सोयाबीन, मसाला, याद आ गया क्या? सोयाबीन प्रदेश, मसाला प्रदेश, ये सारे के सारे यही एरिया आ गया, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो वर्टिसोल पाई जाती है। वर्टिसोल का मध्यम काली मिट्टी, और मध्यम काली मिट्टी का मतलब हो गया झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये जो जिलों में पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी मैंने बताया था सोयाबीन के लिए उपयोगी है। अब आपको गुरुजी कपास के लिए भी है, तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपको याद करने के तरीके से बता रहा हूँ। मसालों के लिए उपयोगी है, मध्यम काली मिट्टी इन दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसीलिए आपके मसाला प्रदेश कहलाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सोयाबीन प्रदेश भी कहलाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। वापिस सुन लेना,
सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मैंने बार बार बता दिया आपको, झालावाड़ में होता है। मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कोटा, स्पाइस पार्क कोटा में है। स्पाइस पार्क कहाँ है? कोटा। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेना कि भारत का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया, स्पाइस मसाला, भारत का पहला मसाला पार्क स्थापित किया गया था जोधपुर। मथानिया की मिर्चें क्यों, मसाला हमारे यहाँ पे नहीं है क्या जोधपुर में? है मथानिया का खा खा के अचार मोटे हो गए आप। फिर भी स्पाइस या मसाला पहला पार्क जोधपुर में है, फिर है कोटा में। ऑप्शन के अनुसार कर देना। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ है, जोधपुर करना भाई, कोटा मत चले जाना। कोटा में भी है लेकिन जोधपुर में भारत का पहला बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिए, मसाला जो है वो कोटा का, इस एरिया का फेमस है। लहसुन सबसे ज़्यादा कोटा का, और धनिया ज़्यादा बारां में। धनिया ज़्यादा कहाँ पे? बारां में। सोयाबीन वो ये मैंने आपको बता दिया। तो मध्यम काली मिट्टी वाला एरिया हो गया, ठीक है। वर्टिसोल पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला पूछे तो झालावाड़, ठीक है। और अब यहाँ के आपको एक वनस्पति का ध्यान रखना है भाई, सवाना तुल्य। मैं ये कह सकता हूँ कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की जो वनस्पति है वो कैसी है? सवाना तुल्य। सवाना के जो मैदान है ना उसके तुल्य मानी गई है, स्टेपी के तुल्य मानी गई। दो ही तो आए हैं आपके, एक तो अर्ध शुष्क में तो है स्टेपी, अर्ध शुष्क में स्टेपी, अति आर्द्र में, अति आर्द्र में क्या होता है? हाँ, अति आर्द्र के अंदर आपके आ जाएगी सवाना। तो अब मोटा मोटा मैं आपको और बताऊं क्या, ये लीजिए, ये 5 में है ना, आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है। इतना बताया है ना मैंने, अब बताता हूँ। मिट्टियाँ तो मैं पहले बता चुका, तो वो तो याद होनी चाहिए आपको। वनस्पति मैंने बताई दी। अब आपको याद करना है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदान, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सॉरी, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य वनस्पति। और एक ले लो अति आर्द्र, अति आर्द्र में आपको लेना है सवाना तुल्य। अभी इतना बताया ना, उसमें काम की चीज़ ये निकल के आई है बस, जिसमें से ये तो पूछा जा चुका है, इसके पूछने की संभावना है। आपसे पूछेंगे 4 भौतिक 5 जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति कहाँ पाई जाती है, आप कहोगे अति आर्द्र। आपको स्टेपी पूछ ले तो अर्ध शुष्क, ठीक है। अब आप जो पढ़ते हो ना, गर्मियों में तापमान इतना, सर्दियों में इतना, वर्षा इतनी होती है, ढींगड़ा पूंछड़ा, वो कभी कोई एग्जाम के लायक पॉइंट ही नहीं है। वो होता होगा गर्मियों में इतना, सर्दियों में इतना, इतनी वर्षा और इतनी वर्षा। हालांकि मैं चाहूँ तो भी वर्षा वाला आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे 10 से 20 और 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120, ये लो। लेकिन वो काम की चीज़ नहीं भाई, एग्जाम में नहीं आती ऐसी चीज़ें। तो मैं आपको फालतू का आपका टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे, क्या मतलब है? जो काम की चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये आपके 4-5 हो गए प्रदेश पूरे। कल हम पढ़ेंगे कोपेनहेगन थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। क्लास अच्छी लगे शेयर ज़रूर कर दें। और ये मैं आखिरी में इसलिए कहता हूँ कि आखिरी में मेरे 10-15 स्टूडेंट जो भी है ना वो ही मिलेंगे, बाकी तो सब चला दिए। अच्छी तैयारी करो भाई, आपसे मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो आप आखिरी में बैठे हो ना मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि राजस्थान जीके में मैं कुछ निकाल के नहीं दूंगा। राजस्थान के किसी भी टीचर को आप क्लासों की आप तुलना कर लेना चाहे तो आपको जो पढ़ाते हैं ना वो आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा बकवास करते हैं। आप देख लेना, कोई से भी शायरियाँ सुनाना, चुटकुले सुनाना, ठीक है। बच्चों का एक जे टाइम ख़राब करते हैं वो। और आप जो 20-25 बैठे हो ना आखिरी में, आपका सदुपयोग हुआ है आज टाइम का। वैसे तो क्या बताऊँ, अब आप समझदार हो काफ़ी, तो ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में आप ना फंसें। ऑफलाइन कोर्स हो सके तो कर लें। अगर आपकी स्थिति नहीं बन रही है कि सर घर पे, जैसे लेडीज़ की बड़ी समस्या रहती है कि सर हमारे तो बैठता नहीं, तो आप लीजिए ऑनलाइन। फिर मैं मना नहीं करता, ऑनलाइन लीजिए, लेकिन मेरी शर्त ये रहेगी आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। आप नोट्स की 2 कॉपी नहीं करवाओगे, इधर उधर से ला के नहीं करने, अपने हाथ के बने हुए नोट्स होने ही चाहिए। सिलेक्शन का सबसे बढ़िया आधार ही यही है भाई। आज भी मैं नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना।
बिल्कुल कभी भी पढ़ाने जाओ ना, कुछ भी पढ़ाओ, नोट्स एक बार पूरा सरसरा लिख के जाता हूँ, तो इसको आदत में डाल लो आप। लिखने की आदत नहीं रहेगी ना, सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आपके पास में जो भी है कोई सिलेक्टेड पर्सन है, उसको पूछ लेना, वो कहेगा मेरे नोट्स खुद के बनाए हुए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार बनाए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।